गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वायरस के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। आपके हम सिलेबस की बात करें तो हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे बॉटनी का। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं जनरल अकाउंट ऑफ वायरस, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। अगर हम हिंदी में बात करें तो विषाणुओं का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा, इस पे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। बिकॉज वायरस जो है वह केवल सबसे सूक्ष्मतम तो है, पर वह सजीव नहीं कहलाता। वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स, मतलब सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने वाला प्रोकैरियोट कौन है? माइकोप्लाज्मा है। तो सबसे छोटा फ्री लिविंग मतलब मुक्त जीवी सजीव या सबसे छोटा सजीव कौन सा है? तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा। हम वायरस का नाम नहीं लेंगे। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बैक्टीरिया के कंपेयर में छोटे होते हैं, पर वायरस के कंपेयर में ये बड़े होते हैं। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का एक डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बाहर एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए पाया जाता है। ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार, क्योंकि यह प्रोकैरियोट है तो कोई भी कोशिकाबद्ध जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें कोशिका जो झिल्ली के युक्त कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते। हम माइकोप्लाज्मा में निम्नलिखित बिंदु कवर करेंगे। पहला है हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, जिसमें हम इसका इतिहास पढ़ेंगे। देन हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा। हैबिट मतलब इनका स्वभाव क्या होता है, और हैबिटेट मतलब इनका आवास क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण क्या है। देन सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, कोशिका संरचना क्या होती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। देन माइकोप्लाज्मल डिजीज़, माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम ये 6 बिंदु आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री या इतिहास। माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था पास्चर, लुईस पास्चर, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें है लुईस पास्चर ने बोवाइन प्लूरोनिमोनिया के रूप में इसने खोजा था। एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। आप सब ने निमोनिया का नाम सुना होगा। यह निमोनिया से अलग है। इसके सिम्टम जो होते हैं वह निमोनिया के समान है, और बोवाइन का मतलब होता है पशुओं में होने वाला प्लूरोनिमोनिया। इस रोग के जो एजेंट होता है उसको उन्होंने खोजा था, और उन्होंने सोचा था कि दैट द डिजीज़ वॉज कॉज्ड बाय सम माइक्रोब बट ही कुड नाइदर ऑब्जर्व इट और नॉट कल्चर इट। उन्होंने इसे देखा तो था कि किसी माइक्रोब से ये डिजीज़ होती है, पर वे इसे देख भी नहीं पाए और वो उसे कल्चर भी नहीं कर पाए, मतलब उसका संवर्धन भी नहीं कर पाए। केवल उन्होंने एक बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि यह जो डिजीज़ है वह किसी माइक्रोब के द्वारा होती है, और इसीलिए इसका नाम जो उन्होंने रखा था वो था PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम बात वापस करते हैं। सबसे पहली बात करी हमने लुईस पास्चर की, जिन्होंने एक पशुओं में होने वाला रोग था बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, उसके उस बताया उस रोग के बारे में कि यह रोग किसी माइक्रोब या सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, और उन्होंने इस सूक्ष्म जीव को नाम दिया था PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके समान लक्षण प्रस्तुत करते हैं। तो PPLO आपको याद रखना है। देन इसकी जो खोज का श्रेय हम देंगे ना, कि सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो हम देंगे नोकार्ट तथा रॉक्स को। नोकार्ट तथा रॉक्स ने 1898 में सबसे पहले इसे आइसोलेट किया था, मतलब पृथक किया था, और साथ में इसको कल्चर भी किया था, इसका संवर्धन भी किया था। और माइकोप्लाज्मा नाम जो दिया था वो दिया था 1929 में नोवाक ने। ये कुछ मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ही यहाँ ऐड किए हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो।
लुईस पास्चर ने क्या किया था। देन नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसे आइसोलेट किया था और कल्चर किया था। नोवाक ने इसका नाम दिया था। आगे एक बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, एक बुक का नाम है, इसे आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। इसके 7th एडिशन में इन जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, इनको एक नया ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर मतलब होता है गण। आपने जब पूरा पढ़ा होगा कि हम उसमें किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, ऐसे अपन एक क्रम में चलते हैं। तो हम देखते हैं क्लास के नीचे, क्लास मतलब वर्ग के नीचे ऑर्डर आता है। तो इसे एक ऑर्डर अलग गण दे दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया माइकोप्लाज्मेटेल्स। लेकिन 10 साल बाद 1967 1967 में एडवर्ड एटॉल ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम गण से ज़्यादा बड़ा ये वर्ग है, तो इसे इन्होंने गण की बजाय एक वर्ग दे दिया। उस वर्ग का नाम दे दिया मॉलिक्यूट्स, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, मॉलिक्यूट्स। मॉलिक्यूट्स जो शब्द है वह आया है एक लैटिन शब्द से, जिसमें मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट और क्यूट्स का मतलब होता है, क्यूटिस का मतलब होता है स्किन। बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हिंदी की बुक्स है उसमें कई चीज़ें गलत है। इसकी खोज का जो सन दिया हुआ है वो गलत है। तो कृपया आप जो भी जानकारी अगर लें, आप चाहे हिंदी की बुक्स पढ़ रहे हैं, पर आप इन जो नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसे ऑथेंटिक माने, क्योंकि हम यहाँ बहुत सी स्टडी करके आपको ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप डेट्स हो या वैज्ञानिकों के नाम हो या जो दूसरी टर्म्स हम बता रहे हैं वो एक बार यहाँ से पढ़ें, उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मॉलिस, सॉफ्ट और क्यूटिस, हिंदी की बुक्स में क्यूटिस का मतलब दे रखा है रंजक, जबकि वो गलत है। क्यूटिस का मतलब होता है स्किन। जिनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि ये सेल वॉल, आप जानते हैं जो दृढ़ता एक कोशिका को प्रदान करती है वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है और ये अपना रूप बदल सकते हैं। आगे बताऊँगी मैं कैसे। इसके बाद 1967 में ही जापानीज़ वर्कर का एक ग्रुप था जिनको हम डॉय एटॉल कहते हैं, डॉय एटॉल कहते हैं। वो डॉय एटॉल ने क्या किया, सबसे पहले एक पादप रोग में पादप रोग को खोजा जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। उन्होंने देखा कि येलो डिजीज़ ऑफ सम प्लांट्स इज़ कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। उन्होंने बताया कि पादपों में होने वाली येलो डिजीज़ माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। तो डॉय एटॉल ने बताया था कि माइकोप्लाज्मा पादपों में रोग उत्पन्न करता है। अब हम पढ़ेंगे हैबिट तथा हैबिटेट, स्वभाव तथा आवास। माइकोप्लाज्मा के स्वभाव की बात करें तो यह पैरासाइटिक मतलब परजीवी या मृतोपजीवी हो सकता है। देन इसकी हम आवास की बात करें तो मोर देन 200 माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ सीवेज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हॉट वाटर स्प्रिंग। माइकोप्लाज्मा सीवेज मतलब वाहित मल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, ह्यूमंस में और गर्म पानी के झरनों में और भी अन्य कई स्थानों पे पाए जा सकते हैं। दे हैव बीन फाउंड इन फ्लोएम टिश्यू ऑफ डिजीज्ड प्लांट। ये जो रोगी पादप होते हैं उसके फ्लोएम में पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में माइकोप्लाज्मा ओरेल एंड माइकोप्लाज्मा सलाइवेरियम, ये लगभग हर हेल्दी ह्यूमन में पाए जाते हैं। जबकि माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है, जो बताता है कि इसका स्वभाव क्या होता है और इसका आवास कहाँ होता है। देन हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए पहली बात यह है, दे आर यूनिसेल्युलर, स्मॉलेस्ट, नॉन मोटाइल एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये एक कोशिकीय होते हैं, नंबर 1। दूसरा, सबसे छोटे होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब ये अचल होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फ्राइड एग मतलब भुने हुए अंडे के समान कॉलोनीज़ बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम द्वारा समझाऊंगी आगे, आप ये देखिए। ये एक्चुअल डायग्राम है, रियल डायग्राम है, रियल पिक्चर है माइकोप्लाज्मा का, जिसमें आप देख रहे हैं एक भुने हुए अंडे के समान आपको गोलाकार संरचना नज़र आ रही है। ये है माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज़। दे आर प्लियोमॉर्फिक।
प्लियोमॉर्फिक होती है, ये अपना रूप बदल सकते हैं। कारण आपको बताया था मैंने, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इसके ऊपर कोई कठोर आवरण नहीं होता, इस कारण ये अपना जो शेप है या जो अपनी आकृति है उसे ये बदल सकते हैं। और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा को। दे मे बी रोड लाइक, वे रोड शेप्ड हो सकते हैं, रिंग मतलब छल्ले के समान हो सकते हैं, वे गोलाकार हो सकते हैं, वे फिलामेंटस मतलब तंतुनुमा भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें कि इनका परिमाप कितना होता है, तो इनकी साइज़ जो डायामीटर मतलब इनका व्यास 100 से लेके 300 नैनोमीटर तक हो सकता है। लेकिन जो ये तो है कि अगर फिलामेंटस की हम बात करें तो उनका डायामीटर हो सकता है 100 से 300 नैनोमीटर, पर यदि हम गोलाकार माइकोप्लाज्मा की बात करें तो वो 300 से 800 नैनोमीटर डायामीटर के भी हो सकते हैं। पर अगर हम सामान्य कोई आपका क्वेश्चन आए कि सामान्य परिमाप क्या होता है, तो आप बताएंगे 100 से 300 नैनोमीटर। दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेबल, मतलब दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। हमने जब वायरस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वायरस को पहचानने का ही कारण यही था कि ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है उसको ये पास कर जाते हैं, उससे ये छन जाते हैं। तो उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा भी ऐसे ही होते हैं, ये भी बैक्टीरियल फिल्टर से छन जाते हैं। दे आर बैक्टीरिया प्रूफ, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अगेन आगे हम पढ़ चुके हैं कि इनमें कोई कठोर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। द सेल्स आर डिलिमिटेड बाय सॉफ्ट ट्रिपल लेयर्ड। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो इसकी कोशिका झिल्ली भी स्पेशल होती है क्योंकि इट इज़ ट्रिपल लेयर्ड। यह 3 लेयर वाली कोशिका झिल्ली होती है जो कि लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई भित्ति होती है। इट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन अबाउट 10 नैनोमीटर थिकनेस, ये लगभग 10 नैनोमीटर मोटाई की एक मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, क्योंकि और कोई कोशिकांग तो नहीं पाए जाते इसमें, क्योंकि एक प्रोकैरियोट है, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट में केंद्रक भी नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता, हरित लवक भी नहीं मिलते, कोई भी झिल्लीबंद कोशिकांग नहीं पाया जाता। इसमें जो कोशिकांग पाया जाता है वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम अगर आपने पढ़ा है तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वो 80S प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें ये 72 ऐसे होती है सेडिमेंटेशन यूनिट, जो कि होती है राइबोसोम के लिए हम काम में लेते हैं। तो 72S टाइप का इसमें होता है। विद इन द साइटोप्लाज्म फाइन फाइब्रिलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट। इसमें डीएनए पाया जाता है जो कि द्विरज्जुकीय या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई गई, दे रिक्वायर स्टीरॉल फॉर देयर न्यूट्रिशन। उनको पोषण के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य किसी हम देखते हैं कि पादप जगत में किसी को स्टीरॉल की आवश्यकता नहीं होती। दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफिलोराइडिन एंड वेनकोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स से हम, अगर आप ओनली पेनिसिलिन भी याद रखेंगे तो भी सही है कि पेनिसिलिन के प्रति ये क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, बट दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। एक दूसरी एंटीबायोटिक है जो कि इसको मार सकती है, वो है टेट्रासाइक्लिन। दे आर ऑल्सो किल्ड बाई टेम्परेचर ऑफ 40 to 55 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट्स। इनको यदि हम 15 मिनट तक 40 से 55 डिग्री तक इसको हीट करें तो उससे भी ये मर जाते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, ये जीवाणु के समान या बैक्टीरिया के समान स्पोर उत्पन्न नहीं करते। लाइक अदर प्रोकैरियोट्स दे यूजुअली डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। ये इनकी जो जनन पाया जाता है वह सामान्यतः बाइनरी फिशन द्वारा कायिक जनन ये करते हैं और नम अपने संख्या को बढ़ाते हैं। बाइनरी फिशन द्विविभाजन जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा यह कायिक जनन करते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो कि है कोशिका संरचना। थोड़ी बहुत चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट है तो उसमें किस प्रकार की कोशिका संरचना होगी। तो इन माइकोप्लाज्मा द सेल्स आर स्मॉल, ये 300 से 800 नैनोमीटर हम पढ़ चुके हैं कि इनका डायमीटर हो सकता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। थर्ड पॉइंट है सेल्स आर सराउंडेड बाय अ ट्रिपल लेयर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो 3 स्तर की या 3 परतीय होती है, जिसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर होती है।
और इस यूनिट जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एक तो डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके साथ में आरएनए पाया जाता है जो कि 72S टाइप का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। डीएनए हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, और ये बैक्टीरियल डीएनए से अलग कैसे है, लास्ट पॉइंट में जो बताया गया है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए बाय इट्स लो गुआनिन एंड साइटोसिन कंटेंट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके डीएनए में जो गुआनिन, मतलब आप जानते हैं कि 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो कि डीएनए का निर्माण करते हैं, उसमें से 2 क्षार है जी और सी, गुआनिन और साइटोनिन। यह इसकी मात्रा डीएनए से जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें, उससे माइकोप्लाज्मा के डीएनए में कम पाई जाती है। ये इसकी संरचनाएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप ये डायग्राम एग्ज़ाम में बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि यहाँ पे आप कलर डायग्राम बना सकते हैं, जिसे आप स्कूल्स में नहीं बना सकते लेकिन कॉलेज में आप कलर डायग्राम बना सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो नाम दिया था, मैंने बताया था आपको 1929 में नोवाक ने इसे नाम दिया था। ही प्लेस्ड माइकोप्लाज्मा इन ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स ऑफ क्लास शाइजोमाइसिटीज़। बैक्टीरिया की एक क्लास दी गई थी जिसका नाम था, क्लास मतलब वर्ग, शाइजोमाइसिटीज़। इसी वर्ग के एक गण का नाम दिया गया था माइकोप्लाज्मेटेल्स। आगे चल के मैंने आपको बताया था कि एडवर्ड ने इसको गण से थोड़ा ऊपर प्लेस कर दिया, एक वर्ग में प्लेस कर दिया था, एक क्लास दे दी थी, इसका नाम था मॉलिक्यूल्स। मैं बता चुकी हूँ आपको मॉलिक्यूल्स शब्द कहाँ से आया है। एंड क्लास मॉलिक्यूल्स हैव वन ऑर्डर। जैसे वर्ग है, आप जानते हैं, अगर आपने वो पढ़ी है क्लासिफिकेशन हम जो देते हैं, तो जो वर्ग है मॉलिक्यूल, उसके अंदर एक ऑर्डर है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मेटेल्स, और इस ऑर्डर के अंदर 3 फैमिली या 3 कुल है जिसका नाम है, पहला है माइकोप्लाज्मेटेसी, दूसरा है इकोलेप्लाज्मेटेसी और तीसरा है स्पाइरोप्लाज्मेटेसी। अब इन तीनों में जो कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, माइकोप्लाज्मेटेसी जो सामान्य माइकोप्लाज्मा, अधिकांश माइकोप्लाज्मा इसी में ही आते हैं, इनको कल्चर करने के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। ए कोले प्लाज्मेटेसिया, आपको उसके नाम से लग रहा है, ए कोले मतलब ए कोलेस्ट्रॉल, ए कोलेस्ट्रॉल मतलब स्टीरॉल की आवश्यकता नहीं होती इनको कल्चर के लिए। देन है स्पाइरोप्लाज्मेटेसी, इसका नाम आपको बता रहा है, स्पाइरो मतलब इसकी संरचना जो होगी वो स्पाइरल होती है। स्पाइरल का मतलब होती है कि यह स्प्रिंग के समान या फिर जो सर्प के समान इनकी संरचना होती है। ये देखिए मैंने एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं माइकोप्लाज्मा का, या फिर क्या हायरार्की होती है, क्या क्रम होता है। किंगडम, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे हमने प्रोकैरियोट्स में ऐड किया है, तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया हालांकि लिखा है लेकिन इसे हम अभी फ़िलहाल बैक्टीरिया में ही डालेंगे। देन डिवीज़न है फर्मिक्यूट्स, क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली है माइकोप्लाज्मेटेसी, देन जीनस है माइकोप्लाज्मा। एक्चुअल में जो किंगडम हो जाएगा बाद में मोनेरा में, इसको हम ऐड करेंगे बैक्टीरिया की जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे प्रोकैरियोट जो है वो मोनेरा में ऐड किए थे वाइटेकर ने। माइकोप्लाज्मा की अब डिजीज़ हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी यहाँ नाम दे रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीज़ें, ऐसे रोग जो कि पादपों में होते हैं, माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोग पादप के। पहला है स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ शुगर केन, गन्ने का धारी रोग। इसका नाम बता रहा है कि गन्ने पे धारी के समान संरचनाएं बन जाती है, सो स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ शुगर केन। दूसरा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपर्ण रोग। इसमें जो बैंगन की पत्तियां होती है वो छोटी हो जाती है। देन बंची टॉप ऑफ पपाया, पपीते का गुच्छित शीर्ष योग। इसमें जो पपीते के पौधे का जो शीर्ष होता है वह गुच्छित हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप में वहाँ पे पत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। देन विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम का कुर्ची सम रोग। अब बेटा ये जो नाम आया है कुर्ची सम, इसे आप समझेंगे, कुर्ची होती है कि जो हम पेंट में पुराने ज़माने में जो एक अलग सी झाड़ू काम में ली जाती थी उसे हम कुर्ची कहते थे, तो उस कुर्ची के समान यदि उसके लक्षण नज़र आते हैं तो उसे हम कहते हैं कुर्ची सम रोग। और इंग्लिश में इसे विचेस ब्रूम इसलिए कहते हैं कि जो इंग्लिश में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक स्टोरी होती है कि वहाँ पे कोई डायन या भूतनी एक झाड़ू के ऊपर उड़ के जाती है, तो उसको बोलते हैं ये विचेस ब्रूम, मतलब भूतनी की झाड़ू, इस प्रकार से ये नाम आया है।
तो ये हम यहाँ पे जो हिंदी में बोलेंगे तो इसे कोर्चिसम रोग बोलेंगे। देन तंबाकू का पीच वामन रोग, येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको। ये इसमें होता है कि ये सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि इसे खोजा गया था डॉय एट ऑल ने जब देखा था, तो उन्होंने येलो डिजीज़ ऑफ प्लांट्स में भी इसे देखा था, तो वो है तंबाकू का पीच वामन रोग। देन क्लोवर हरितिमा गम, क्लोवर फिलोडी, इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक ज़्यादा ग्रीनी पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है पूरे पौधे का, इसलिए कहते हैं क्लोवर फिलोडी। हरितिमा आगम है, हरितिमा आगम, हरितिमा का ज़्यादा होना। देन सैंडल स्पाइक, चंदन का स्पाइक रोग, इसमें स्पाइक जो इन्फ्लोरेशंस होता है उस प्रकार की संरचना नज़र आती है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रोगों के नाम बताए हैं, इसमें से आपको कम से कम 5 रोग याद रखने हैं, कोई भी जो आप याद कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा जनित। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रोग हैं पर ये इम्पॉर्टेंट है। देन माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले एनिमल या जो भी जानवरों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो माइकोप्लाज्मा बोवीजेनाइटेलियम, माइकोप्लाज्मा बोवीजेनाइटेलियम, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स, जो पशुओं के जेनाइटल्स मतलब जो भी उनके जननांग होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स। देन माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, इसको हम सबसे पहले जब खोजा गया था लुईस पास्चर ने, तो इसी को खोजा था किसमें, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, पशुओं में होने वाला एक रोग है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, उसमें से वो इसके द्वारा होता है। देन माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिजीजेज, तो माइकोप्लाज्मा होमिनिस बताया था मैंने आपको, होमिनिस हम होमोसेपियंस से इसको रिलेट कर सकते हैं। यह भी क्या करता है, ह्यूमंस में जननांगों में इन्फ्लेमेशन का रोग ये करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स इन ह्यूमंस। देन दूसरा है माइकोप्लाज्मा सलाइवेरियम एंड माइकोप्लाज्मा ओरेल, इसके द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी हमारा श्वसन जो पाथ होता है उसमें इन्फेक्शन का ये कार्य का रोग उत्पन्न करता है। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिजीजेस। तो बेटा हम वापस एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और ये मैंने हर चीज़ आपको उतनी ही बताई है जितनी आपके लिए आवश्यक है, तो इसे आप कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा है और फ्री लिविंग है, और साथ में यह इंडिपेंडेंटली प्रतिकृति कर सकता है। उसके बाद हमने ये सब पॉइंट कवर किए थे। सबसे पहले हमने इसका इतिहास पढ़ा, इसके बाद में हमने इसका स्वभाव पढ़ा, इसका आवास ये कहाँ पाया जाता है। इसके पश्चात हमने इसके सामान्य लक्षण पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सामान्य लक्षण में इसके 14 लक्षण पढ़े थे। उसके बाद में कोशिका संरचना ये कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है वो हमने पढ़ा। देन इसका वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद में हमने इससे द्वारा होने वाले पादप रोग पढ़े और जंतु रोग पढ़े, और साथ ही हमने इससे द्वारा होने वाले ह्यूमन डिजीज़ या मनुष्यों में होने वाले रोग पढ़े। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। धन्यवाद।